जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका नितिन एकेडमी के इस लेटेस्ट मैथमेटिकल सेशन में। और आ चुके हैं आज हम एक नया टॉपिक लेके जिसका नाम है बहुपद मींस पॉलिनोमियल। ये आपकी क्लास 10th का सेकंड चैप्टर है। इससे पहले एक चैप्टर है रियल नंबर और उसके बाद ये चैप्टर है पॉलिनोमियल। आज हम इस लेक्चर में इस पूरे चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। थोड़ा सा लेंदी हो सकता है लेक्चर, लेकिन एक ही लेक्चर में इस चैप्टर को कंप्लीट करेंगे विद प्रैक्टिस, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जामिनेशन सर पर है और आपको ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस और कंसेप्ट सिखाना है। ठीक है, तो बिना किसी समय को जाया करते हुए चालू करते हैं और देखते हैं क्या है पॉलिनोमियल। डीपली पढ़ेंगे, ठीक है, बेसिक से लेके। हालांकि जो चैप्टर आपका बहुपद है पॉलिनोमियल, इसकी शुरुआत क्लास 9th में भी हो जाती है। वहां पर पता पड़ता है क्या होता है बहुपद, वहीं पर पढ़ाया जाता है। लेकिन जिसने भी क्लास 9th नहीं पढ़ी वो भी इस लेक्चर से समझ सकते हैं, बहुपद के बारे में आसानी से सीख सकते हैं। ठीक है, तो मैं चालू करता हूँ सीधे बहुपद से। देखिए, हमें बहुपद पढ़ने से पहले कुछ चीज समझ में आनी चाहिए कि बहुपद होता क्या है, ये पता होना चाहिए। और बहुपद के लिए हमें कई सारी चीजें भी आनी चाहिए। देखिए, हमेशा हम मैथ में चीजों को हम दो टाइप से डिनोट करते हैं। कैसे? दो टाइप से। एक तो होता है चर। क्या होता है? एक चर और एक होता है अचर। आप लोगों ने पढ़ा होगा क्या? चर मीन्स वेरिएबल और अचर मीन्स कॉन्सेंट, कॉन्स्टेंट, कॉन्स्टेंट। ठीक है, अब ये होते क्या है? देखिए, चर एक ऐसी राशि है, क्वांटिटी कह सकते हो आप। मैथ में जो क्वांटिटी होती है उनको, मैथ की जो क्वांटिटीज है उनको हम दो प्रकार से डिनोट करते हैं, चर और अचर। मींस वेरिएबल एंड कांस्टेंट। अब देखिए, वेरिएबल क्या होता है? वे राशियां जिनकी वैल्यू चेंज होती रहे वो होती है क्या? वेरिएबल। वेरिएबल का अर्थ ही होता है बदलना। समझ में आ रहा है? फॉर एग्जाम्पल, किसी कार की स्पीड, क्या? किसी कार की स्पीड आप एक बात बताइए, अगर आप अपने घर से मौसी के घर बाइक से गए तो मासी के घर तक पहुंचने में आपने बाइक की स्पीड कहीं ज्यादा करी होगी, कहीं कम करी होगी। ठीक है, ऐसा तो नहीं पूरी जर्नी में आप कॉन्स्टेंट मतलब कांस्टेंट स्पीड से गए होंगे। मतलब आपने घर से चालू करी 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार, तो वहां तक चली गई। ऐसा नहीं, कहीं आपने 60 भी कर दी होगी, कहीं कम भी कर दी होगी। मतलब आपने उसकी वैल्यू कहीं कहीं चेंज कर दी। जिसकी वैल्यू चेंज हो सकती है उसको कहते हैं वेरिएबल। और क्या होता है, ऐसे समझ लो, एक तो ये हो गया, और भी कई सारी चीजें हैं। जैसे, हाँ, जैसे टाइम हो गया, टाइम, समय। अभी कुछ समय है, थोड़ी देर में और कुछ समय हो जाएगा, तो ये तो इसकी वैल्यू फिक्स तो नहीं है, चेंज तो हो ही रही है। तो ये भी किस में आ जाएगा? चर में आ जाएगा। किसमें? चर में। ठीक है, सही बात है। अच्छा, अब बात होगी हम चर को डिनोट कैसे करते हैं, वेरिएबल को डिनोट करते हैं हम। हाँ, डिनोट, प्रदर्शित कैसे करते हैं, डिनोट कैसे करेंगे? देखिए, इसको हम डिनोट करते हैं ए बी सी डी के लेटर से। फॉर एग्जाम्पल एक्स, वाई, जेड, पी, क्यू, आर, इन इन सभी से क्या करते हैं हम? इसको डिनोट करते हैं। समझ में आ रही है? और खास करके स्मॉल, कैसे? खास करके स्मॉल, चाहे वो स्मॉल एक्स हो या स्मॉल वाई हो, ज्यादातर स्मॉल एक्स वाई जेड में क्या रिप्रेजेंट करते हैं हम? वेरिएबल को। अच्छा, इनकी वैल्यू चेंज भी क्यों होती है, हम इनको ही क्यों मान रहे हैं? जैसे मैं एक थोड़ा सा एग्जांपल ले सकता हूँ, छोटा सा। मान लो x माइनस वन इज इक्वल टू क्या है? 2 है। कितना है? 2। तो मैं पूछूं यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी जो इक्वल में 2 आ जाए? तो आप कहोगे यहाँ पर x की वैल्यू 3 है। कितनी है? 3 है। सही बात है। अच्छा, एक और एक्सप्रेशन देखिए, x माइनस 2 इज इक्वल टू 2।
ठीक है। अब मैं पूछूंगा यहाँ x की वैल्यू कितनी होगी, तो यहाँ आप बोलोगे भैया x की वैल्यू यहाँ पर होगी 4। तो देखिए x की वैल्यू वहां कितनी है 3, यहाँ कितनी 4, तो ये तो वैल्यू चेंज हो रही है ना, तो इसलिए हम इनको वेरिएबल में कंसीडर करते हैं और वेरिएबल को x y z इनसे एबीसीडी से लिखते हैं। समझ में आया? ऐसा नहीं है कि ये लेक्चर वन शॉट है तो हम इसमें जल्दी जल्दी घास नहीं काटेंगे, आपको बेसिक से ही समझा दूंगा, ठीक है। तो आप लिख सकते हो इसको एक्स वाई जेड ऐसे करके रिप्रेजेंट करते हैं। अब अचर क्या होता है, हम मैथमेटिक्स क्वांटिटीज में अचर को लिखते हैं हम, नंबर्स होते हैं, वो सारे अचर होते हैं क्या, नंबर्स, ये होते हैं कांस्टेंट इसमें मैथमेटिक्स में अचर। फॉर एग्जांपल अभी आप देखिए ये जो 2 है, ये यहां भी 2 है, आपके घर पर भी 2 होगा, किसी के पहाड़े में भी 2 को ऐसे लिखेंगे, इसको चेंज तो नहीं कर सकते, 2 की वैल्यू तो हमेशा 2 रहेगी, सही बात है। तो ये क्या है, ये कांस्टेंट है, बदल नहीं सकता, इसलिए इसको हम किसमें कंसीडर करते हैं, कांस्टेंट में, मतलब अचर में। समझ में आ रहा है? तो जितनी भी गिनती है उनको हम किसमें रिप्रेजेंट करते हैं, अचर में। फॉर एग्जाम्पल 4 3 5 0 ये सारी किसमें आएगी, कांस्टेंट होगी, अचर होगी। आई होप आपको ये समझ में आया होगा क्या है वेरिएबल और क्या है कांस्टेंट। और एक तरीका और भी है, जैसे अचर है, अचर किससे शुरुआत हो रही है, आ से, और आ से क्या बनते हैं, आ से बनते हैं अंक, तो जितने भी अंक हैं वो सारे क्या होते हैं, अचर होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, क्योंकि इनकी वैल्यू चेंज नहीं हो रही। तो आपको चर और अचर में डिफरेंस पता पड़ गया। अच्छा, एक चीज होती है टर्म, क्या होती है टर्म, जिसको हम पद कहते हैं, क्या कहते हैं, पद। अब ये पद क्या होता है, इस बहुपद के लिए हमें इतना पापड़ बेलना पड़ेगा, हमें ये आनी चाहिए। हालांकि आप इनको 9th क्लास में पढ़ सकते थे, लेकिन अब उन पापों को धोने के लिए आपको दोबारा ये पढ़ने पड़ेंगे। अब टर्म क्या होती है, देखिए टर्म कुछ इस प्रकार है, टर्म जितने भी वेरिएबल होते हैं, क्या वेरिएबल, वो भी टर्म होते हैं, कॉमन जितने भी कांस्टेंट होते हैं, मींस अचर होते हैं, वो भी क्या होते हैं, टर्म होते हैं, पद होते हैं। वह वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, वेरिएबल इनटू कांस्टेंट, ये भी क्या होंगे, ये भी आपके पद ही होंगे, और वेरिएबल इनटू वेरिएबल भी क्या होंगे, आपके पद ही होंगे। अब आपको ऐसे तो समझ में नहीं आएगा, मैं इनको एग्जांपल से लेता हूं इनको, ठीक है। मैं यहां इरेज करके एक बार एग्जांपल लिखता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल मैंने लिखा यहां पर 4, 4 है क्या, 4 एक अचर है, लेकिन ये एक पद भी है, ये एक पद भी है, कॉमा मैंने यहां पर लिखा x, x है क्या, x अचर है, लेकिन x पद भी है एक, ठीक है, एक टर्म भी है x और x एक अचर भी है, ठीक है, कॉमा मैंने यहां पर लिखा 5x, 5x। अब ये क्या है, एक कांस्टेंट का मल्टीप्लिकेशन है विद द वेरिएबल, वेरिएबल के साथ किसका गुणा कर दिया हमने, अचर का, चर और अचर का गुणा कर दिया। मैंने आपको बताया था कि कांस्टेंट भी क्या होता है, टर्म होती है, मतलब एक अचर भी पद होता है, एक चर भी पद होता है, और चर इंटू अचर भी एक पद ही होता है, तो ये भी एक पद है, कॉमा मैंने एक और केस बताया था, चर इंटू चर, मींस फॉर एग्जांपल एक्स वाई, कॉमा वाई स्क्वायर, ये वाई स्क्वायर क्या है, वाई इंटू वाई है, तो ये भी क्या होंगे, ये भी पद ही होंगे। अब आप बोलेंगे भैया आपने वो नहीं बताया, कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट भी तो पद होती है, हाँ, क्योंकि कांस्टेंट इंटू कांस्टेंट बनेगा तो एक नंबर ही, अगर आपने 4 में 3 से मल्टीप्लाई कर दिया फिर क्या आ जाएगा 12, फिर भी एक नंबर ही बना, और नंबर क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं। तो ये सारे आपके क्या है, ये है पद, ये है टर्म। समझ में आई? अब एक और चीज होती है, वो होती है आपकी एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, इसका हिंदी में नाम है बीज गणितीय, कुछ ऐसे कुछ होगा, बीज गणितीय, इसका भी हिंदी नाम नहीं पता मेरे को, एलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये क्या होता है एलजेब्रिक एक्सप्रेशन, जो जितने भी पद हैं, जो पद बन रहे हैं, तो पदों का कॉम्बिनेशन मतलब संयुक्त रूप,
किसका? पदों का। वो होता है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। आप समझाइए हमें, ऐसे तो समझ में नहीं आया। फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने यहां पर लिख दिया 4x+5, अब 4x एक पद है, 5 भी क्या एक पद है, और मैंने इनको जोड़कर लिख दिया, संयुक्त माने साथ लिखकर, तो फिर ये क्या बन गया? अब ये बन जाएगा एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आ रहा है? अच्छा, एक और चीज आप ऐसे भी लिख सकते हैं 4x² + 2 लिख सकते हैं, ये भी क्या है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। तो आपको यहां तक समझ में आया कि पहले चर और चर पढ़ा हमने क्या होता है। एक बार मैं दोबारा रिवाइज कराता हूं। चर जिनकी वैल्यू चेंज होती रहती है, इनको ABCD XYZ से रिप्रेजेंट करते हैं। अचर जो नंबर्स हैं, अंक हैं, वो अचर होते हैं क्योंकि उनकी वैल्यू फिक्स होती है। अब आप पूछेंगे टर्म यानी पद क्या होता है? पद चाहे कोई चर हो वो भी पद है, अचर हो वो भी पद है, अचर इंटू चर हो वो भी पद है, चर इंटू चर वो भी पद है। अब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होता है? संयुक्त रूप पदों का जो संयुक्त रूप है, संयुक्त रूप पदों का, वही आपका क्या होता है? एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। जैसे 4x और भी हो सकते हैं, आप ऐसे भी लिख सकते हो y² + x + 4, आप ये भी लिख सकते हैं, ये भी है, ये भी आपका एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है क्योंकि इसमें क्या है? संयुक्त रूप पदों का, ये भी तो पदों का संयुक्त रूप है क्योंकि y² एक पद है, टर्म है, x क्या एक पद है, 4 का एक पद है, इनको हमने जोड़ या संयुक्त रूप से लिख दिया, ये क्या है? यही है आपका एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब ये तो सारे प्लस के एग्जांपल है, अब आपको ये आप रट लोगे, प्लस नहीं, ये माइनस भी हो सकता है, ये ऐसे भी हो सकता था 4x - 6, फिर भी तो संयुक्त रूप ही है किसका? पदों का, तो ये फिर भी क्या होगा? एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब आई एक और, यहां तक तो समझ, अब हम समझे कि बहुपद है क्या। बहुपद समझने के लिए आपको इतनी माथापच्ची करनी पड़ेगी, अब आपको बहुपद बहुत आसान लगेगा। अब मैं पूछूंगा बहुपद क्या है? बहुपद कुछ और नहीं है, बहुपद भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। बहुपद क्या है? एक्सप्रेशन। तो आप कहोगे जब एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन नहीं है तो उसको बहुपद क्यों कहते हैं, पूछोगे ना? हाँ, थोड़ा सा डिफरेंस है। जैसे मैं एक बहुपद यहां पर लिखूं तो 2x² + x = 0, या फिर इतना ही रख दो 2x² + x, ये एक बहुपद है। क्या एक बहुपद है? हाँ, ये एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, सही बात है। एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होते हैं? पदों का संयुक्त रूप, ये पदों का संयुक्त रूप है, तो एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन भी है, बहुपद है। तो आप पूछोगे डिफरेंस क्या है? देखिए डिफरेंस क्या है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में जो चर है, चर 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 की घात, चर की घात पूर्णांक होना जरूरी नहीं है। क्या? पूर्णांक होना जरूरी नहीं है। मतलब जब हम एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन लिखते हैं तो उसमें ये नहीं देखते कि जो चर आ रहा है एक्स वाई जेड, इनकी घातें क्या है, वो कुछ भी हो, हमें उससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जब भी बात हम बहुपद की करते हैं, बहुपद में हमेशा जो चर लिए जा रहे हैं उनकी घात पूर्णांक होनी चाहिए। जैसे यहां देखिए, यहां एक्स की पावर कितनी है? 2, यहां एक्स की पावर कितनी है? 1। यहां पर ये दोनों पावर कैसी है? एक पूर्णांक संख्याएं हैं। तो डिफरेंस क्लियर हो गया। यहां पर कुछ भी हो सकता है, एक एग्जांपल लेके दिखाऊं मैं। अगर मैं ऐसे लिख दूं एक्स की पावर 1/4 + 2 + x = इतना ही रख दो, ये क्या है? ये एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, लेकिन ये एक बहुपद नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि यहां पर x की पावर कितनी है? 1/4। 1/4 एक परमेय संख्या है, पूर्णांक नहीं है। क्या है? परमेय संख्या है, तो इसलिए ये बहुपद नहीं है। क्या? बहुपद नहीं है, लेकिन एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है। आई होप आपको अब बहुपद समझ में आ गया होगा कि बहुपद है क्या। बहुपद एक प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर चर की घात क्या होती है? चर की घात लिख दो इसमें, चर की घात, क्या? चर की घात पूर्णांक होती है। क्या होती है? पूर्णांक।
ठीक है, अब आपको याद रखना है बहुपद में चर की घात क्या होती है, पूर्णांक, अदरवाइज वो है क्या, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। समझ में आया? आई होप आपको 9th तक का और तो समझ में आ ही गया होगा, यही 9th में बेसिक था। अब हम अपने रियल जो चैप्टर में जो है उसके ऊपर चलेंगे, उसको करेंगे। ठीक है, तो ठीक है, तो बहुपद तो हमने देख लिया क्या है। याद रखना बहुपद, बहुपद में चर की जो चर होते हैं, जो एक्स वाई जो भी दे रखा है, उसकी घात हमेशा एक पूर्णांक संख्या होनी चाहिए, याद रखना हमेशा। अब हम एक टॉपिक है आपके पास जिसका नाम है बहुपद की घात। क्या? बहुपद की घात। यहां से आपके क्लास 10th की शुरुआत है कि कोई आपको बहुपद दे रखा हो तो आप बता सके किस घात का बहुपद है या फिर बहुपद की घात क्या है इसमें। तो देखिए, जैसे मैंने 3 एग्जांपल ले रखे हैं, अभी हम 1-2 एग्जांपल और लेंगे। जैसे एक बहुपद है, आपको दोबारा बता दो ये बहुपद क्यों है। देखिए, ये क्या है, ये एक पद है, ये भी एक पद है, ये भी एक पद है, इनको संयुक्त रूप से लिख दिया तो ये क्या होगा, एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें जो चर है, देखिए यहाँ पर चर u है, तो u की घात क्या है, इसमें 6 है, इसमें 4 है, यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 1 है तो सारी पूर्णांक। तो वे अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें चर की यानी वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा क्या होती है, एक इंटीजर होती है, एक पूर्णांक होती है, वो होते हैं आपके क्या, वो बहुपद होते हैं, ये आपको बताया था मैंने। अच्छा, अब मैं पूछूंगा बहुपद की घात क्या होनी चाहिए। सही बात है, बहुपद की घात क्या होगी, एक बहुपद में जिसमें चर, एक चर हो, जैसे इसमें चर क्या है, यू है, तो चर की अधिकतम घात क्या, चर की अधिकतम घात, जो चर की अधिकतम घात होती है ना, वही बहुपद की घात होती है। अब आप पूछोगे कैसे, क्या, 7u⁴ माइनस 3/2 u⁴ प्लस 4u² प्लस u-8। अब आप देखिए इसमें u की मैक्सिमम पावर कितनी है, आप बोलोगे 6, यहां पर है, तो इस बहुपद की भी पावर कितनी हो जाएगी, 6 ही हो जाएगी, मतलब पावर ऑफ पॉलिनोमियल, पॉलिनोमियल इसमें इसमें कितनी हो जाएगी, 6 हो जाएगी, इसमें कितनी हो जाएगी, 6। समझ में आया? सबसे बड़ी घात जो होगी चर की वही हो जाएगी आपकी बहुपद की घात। जैसे सेकंड एग्जांपल है 4x² प्लस 2x प्लस 1, इसमें x क्या है, x वेरिएबल है, तो सबसे ज्यादा पावर क्या है x की सबसे ज्यादा पावर है 2, तो इसकी में बहुपद की घात कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। सिंपल, जो भी चर दिया होगा उसकी मैक्सिमम जो पावर है वही हो जाती है आपकी बहुपद की घात। अब इस बार एग्जांपल में देखिए, 9y² प्लस 10y की पावर 10 प्लस y की पावर 8 प्लस 3y की पावर 6 प्लस 9y की पावर 4 प्लस 4, इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है y की, देखो क्योंकि y है यहाँ पर चर, तो y की पावर कितनी है, 10, तो इसकी बहुपद की पावर कितनी हो जाएगी, 10 हो जाएगी। सिंपल, अगर आपके पेपर में एक विकल्प दिया हो, एक बहुपद दिया हो और आपसे पूछे इसकी घात कितनी है, तो जो चर हो उसमें उसके अधिकतम घात पर टिक लगा देना, और किसी चर की अधिकतम घात 5 है तो उस ऑप्शन में 5 पे टिक लगा देना, आपका 1 नंबर आपको मिल जाएगा। सिंपल है, घात क्लियर हो गई। एक और एग्जांपल ले, देखिए एक एग्जांपल और ले लीजिए, 3x तो ले लिया, जेड ले ले मैं, 9z³ प्लस 10z² प्लस 12z प्लस 1। अब ये भी क्या है, ये भी एक बहुपद है। जब भी मैं बोलूं एक बहुपद है तो आपके दिमाग में हिट होना चाहिए कि इसमें चर की पावर हमेशा क्या होनी चाहिए, एक पूर्णांक होनी चाहिए, जिसमें जितने भी एक जेड आए हैं, जेड में आप यहां देख लो, यहां देख लो, यहां देख लो, सभी की पावर एक पूर्णांक है। अब मैं पूछूं इस बहुपद की घात क्या है, तो देखिए यहाँ पर जेड की मैक्सिमम घात कहाँ दिख रही है, ये 3, तो इस बहुपद की घात भी कितनी हो जाएगी, 3 ही हो जाएगी। आई होप आपको अब तो समझ में आ ही गया होगा कि बहुपद की घात क्या होती है। समझ में आया? अच्छा, एक और चीज होती है, जिस बहुपद की घात 2 है, एक और एग्जांपल मैं और एक और ले लूंगा एग्जांपल, और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। एक एग्जांपल और ले लेता हूँ, x प्लस 2, ये भी एक बहुपद है भाई साहब। क्यों बहुपद है,
चर है, चर की पावर क्या है, एक पूर्णांक है, और ये क्या है, एक पद प्लस पद, पद और पद मिलकर एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन आते हैं। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन जिसकी पावर, चर की पावर क्या हो, पूर्णांक हो, वो बहुपद होता है, तो ये एक बहुपद है। इस बहुपद में बहुपद की घात कितनी है, एक्स की घात एक है मैक्सिमम, तो बहुपद की घात क्या होगी, एक। अब कुछ स्पेशल बातें हैं, जिस भी बहुपद की घात एक होती है उसे हम कहते हैं रेखिक बहुपद। क्या कहते हैं, रेखिक बहुपद। समझ में आ रहा है, क्या कहते हैं हम, रेखिक बहुपद। यहां तक समझ में आ रहा है, जिसकी घात, जिस बहुपद की घात एक होगी उसे हम रेखिक बहुपद कह देंगे। अच्छा, जिस बहुपद की घात दो होगी, जैसे इसमें बहुपद की घात कितनी है, दो, उसको कहते हैं हम द्विघात बहुपद। एक बार मैं मिटा दूं तो थोड़ा साफ साफ तो हो ही जाएगा। थोड़ा साफ सा लिख दूं। अब देखिए, ये एक बहुपद है, इसकी घात कितनी है, मैक्सिमम घात दो है, यानी इसकी जिस भी बहुपद में चर की घात मैक्सिमम दो, मतलब वो द्विघाती बहुपद कहलाता है। वो क्या कहलाता है, द्विघाती, क्योंकि इसकी सबसे बड़ी पावर कितनी है, दो। तो ऐसे बहुपद को कहते हैं द्विघाती बहुपद। क्या, द्विघाती बहुपद या द्विघात बहुपद। समझ में आ रहा है, क्या कहते हैं हम, द्विघात बहुपद। अच्छा, अच्छा ऐसा भी हो सकता है कि कहीं एग्जांपल में ये आ जाए, 4x³ प्लस 2x² प्लस x प्लस 9 अब क्या है, ये कैसा, इसका नाम पूछ ले कि इस बहुपद का नाम क्या है। देखिए इसमें मैक्सिमम पावर कितनी है, x की 3 है, मतलब वेरिएबल की सबसे ज्यादा पावर वही तो क्या होती है, बहुपद की घात, और बहुपद की घात कितनी है, 3। तो हम इसको कहेंगे त्रिघाती बहुपद। क्या कहेंगे, त्रिघाती बहुपद। नाम से ही क्लियर है, बहुपद। समझ में आ रहा है, त्रिघाती बहुपद। अच्छा एक और चीज, अब मैंने इसको समझा, आपको समझा, तो मेरे एक और चीज दिमाग में आ गई, ऐसी जिसकी पावर 4 होगी तो उसको चार घाती बहुपद कह सकते हैं। अच्छा सुनो, वैसे बहुपद के अगर आप शब्द से भी देखो तो आपको समझ में आ सकता है बहुपद होता क्या है। देखिए इस बहुपद को जब आप दो शब्दों में जोड़ो, बहु और क्या, पद, तो बहुत सारे पदों को जब मिला देते हैं तब बनता है बहुपद। जब बहुत सारे पदों को मिलाकर लिखते हैं तब हम क्या लिखते थे, वो क्या है, एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। और एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, बहुपद भी एक एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, बस एक स्पेशल एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है जहां पर घात क्या होती है, चर की पूर्णांक होती है। तो अब तो बहुपद क्लियर है, और आपको घात में कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा कि बहुपद की घात क्या होती है। समझ में आ रहा है, द्विघात, त्रिघाती, रेखिक बहुपद, ये भी समझ में आ गया। जिसकी घात एक हो रेखिक बहुपद, जिसकी घात दो द्विघाती बहुपद या फिर द्विघात बहुपद, जिस बहुपद की घात तीन हो उसे त्रिघाती बहुपद कहते हैं। समझ में आ गया, आई होप आप सभी को समझ में आया होगा। अब हम पढ़ेंगे शून्यांक क्या होते हैं किसी बहुपद के। शून्यांक पेपर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है शून्यांक के बारे में, तो अब शून्यांक पढ़ेंगे, ठीक है। मैं इसको इरेज कर दूं। अब देखिए शून्यांक के बारे में पढ़ेंगे हम, शांति से बस आपको इस लेक्चर को अटेंड करना है, आपका बहुपद मजबूत हो जाएगा, आप इसके क्वेश्चन छोड़ोगे ही नहीं बोर्ड में। अब मैं पूछूंगा किसी बहुपद के शून्यांक क्या होते हैं, क्या, बहुपद का शून्यांक, बहुपद के शून्यांक या का शून्यांक, के शून्यांक। अच्छा देखिए शून्यांक शब्द से आपको किसकी, मतलब इस नाम को सुनकर आपको क्या दिमाग में आ रहा है, शून्यांक मतलब शून्य। अब इससे क्या रिलेशन हो सकता है, देखिए जैसे ये क्या है, ये एक बहुपद है, ये आपको पता है, और कैसा बहुपद है ये भी बताना, मेरे को बताओ, मैंने भी आपको बताया ये कैसा बहुपद है, इसकी पावर कितनी, 2, मैक्सिमम पावर 2 है, तो ये कैसा, द्विघाती बहुपद। अब मैं पूछूंगा इसके शून्यांक क्या होंगे, तो शून्यांक पता भी तो क्या होना चाहिए, शून्यांक क्या होते हैं। देखिए अभी एक और बात, इस बहुपद में चर क्या है, यहां पर क्या है, चर, इसमें चर है x, सही बात है, इसमें x। तो किसी भी बहुपद में चर का वह मान जिसके लिए उस बहुपद का जो मान है वो शून्य हो जाए, वही कहलाती है उस बहुपद का शून्यांक। समझ में आ रहा है, जैसे एक ये बहुपद है,
इसमें चर क्या है x, तो x की उस वैल्यू को बताओ जिसके लिए इस पूरे बहुपद की जो वैल्यू होगी वो शून्य हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। यही होते हैं बहुपद। अब मैं आपको समझा के बताता हूँ। देखिए यहाँ पर हमें x की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए पूरे बहुपद की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। कितनी हो जाए, जीरो हो जाए। ठीक है, अच्छा एक काम करिए, इससे छोटा और ले लेते हैं। यहाँ पर प्लस इतना ही रहने दो, 4x² प्लस 2x। आपको समझाए थोड़ी आसानी हो जाएगी। यहाँ पर मुझे x की उस वैल्यू का मान बताइए जिसके लिए इसकी मतलब इस एक्सप्रेशन को जीरो कर दे। ठीक है, मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 4x² प्लस 2x की वैल्यू क्या हो जाए, जीरो हो जाए। क्या हो जाए, जीरो। मतलब इक्वल टू जीरो तो लाना है। अब एक काम कर सकते हैं, क्या काम कर सकते हैं, आप चाहो तो यहाँ से 2x कॉमन ले सकते हैं। क्या ले सकते हैं, 2x कॉमन ले लो, तो यहाँ क्या बचेगा, 2x। सी बात है, टू इंटू टू 4 और x इंटू एक्स एक्स स्क्वायर कॉमन ले सकते हैं, प्लस यहाँ क्या बचा 1, यहाँ क्या बचा 1। सी बात है, इज इक्वल टू जीरो। कोई दिक्कत नहीं। 2x को जब जीरो के इक्वल रखो तो x इक्वल टू आएगा जीरो। सही बात है, वाह। जब आप इस वाले ब्रैकेट को जीरो के इक्वल रखेंगे तो क्या आएगा, 2x प्लस 1 इज इक्वल टू जीरो। मीन्स x इज इक्वल टू आएगा माइनस के 1/2। अभी आपको बताऊंगा ये कहां से आ रहे हैं। ठीक है, तो दो वैल्यू लिख ली, एक x इक्वल टू जीरो और एक x इक्वल टू लिख रहा माइनस के 1/2। अब आप सुनिए, x की दो वैल्यू निकाली मैंने, एक तो जीरो और एक x वैल्यू का निकाली माइनस के 1/2। अब आप इन वैल्यू को इसमें पुट करके देखिए एक बार, इस वैल्यू को इस बार पुट करके देखिए। आप x के जीरो पुट करना इसमें तो क्या हो जाएगा, 4 इंटू जीरो का स्क्वायर प्लस 2 इंटू जीरो, यही तो हो जाएगा। पहले मैंने जीरो पुट किया, जीरो का वर्ग क्या होगा, जीरो, और जीरो से जब 4 में गुणा करेंगे फिर भी क्या आएगा, जीरो, प्लस 2 इंटू जीरो जीरो, और जीरो प्लस जीरो जीरो। तो जब मैंने इस बहुपद में x इक्वल टू जीरो पुट किया तो आंसर क्या है, जीरो। क्योंकि x बराबर जीरो ने इस बहुपद का मान जीरो ला दिया, इसलिए ये क्या होगा, इसका बहुपद का शून्यांक होगा। वेरिएबल की वह पावर जो बहुपद के वैल्यू को शून्य कर दे वही कहलाती है शून्यांक। जैसे x बराबर जीरो ने इस बहुपद को शून्य कर दिया तो ये है इसका एक बहुपद शून्यांक। तो x बराबर जीरो क्या हो गया, एक शून्यांक हो गया। अच्छा, अब मैंने एक और मान निकालता है x इक्वल टू माइनस के 1/2। ये पुट करके देखो, x इक्वल टू माइनस के 1/2 पुट करने पर किसमें पुट कर रहा हूं, इसमें 4x² x की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/2, तो माइनस के 1/2 का होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू एक्स, एक्स की वैल्यू कितनी है, माइनस के 1/2। ओके ठीक, 4 इंटू माइनस की संख्या का वर्ग करते हैं तो हमेशा प्लस आता है, तो माइनस जब वर्ग लगाया तो ये माइनस तो हट जाएगा। 1/2 का वर्ग क्या होगा, 1/4। सही है, माइनस माइनस इंटू प्लस माइनस, फिर क्या हो जाएगा, 2/2 हो जाएगा जब अंदर गुणा करेंगे। ठीक है, अच्छा 4 से 4 कट गया 1 टाइम, तो यहाँ पर 1 आ गया, माइनस 2 से 2 कट गया 1 टाइम, माइनस 1 आ गया। जब एक में से एक घटाते हैं तो क्या मिलता है, जीरो। अब देखिए आप, इन दोनों वैल्यू ने इस वाले जो बहुपद को क्या कर दिया, शून्य कर दिया। तो मैं पूछूं इसके शून्यांक क्या होंगे इस बहुपद के, तो इस बहुपद के शून्यांक होंगे x बराबर जीरो व x बराबर माइनस का 1/2। समझ में आया, तो शून्यांक क्लियर हो गया। क्या है, चर की उस बहुपद में जो चर दिया उस चर की वह मान जिसके लिए जो बहुपद है उसकी वैल्यू क्या हो जाए, शून्य हो जाए, वो होता है शून्यांक। समझ में आया, चलिए हम और थोड़े एग्जांपल देखते हैं जिसमें शून्य पता करेंगे कैसे निकालेंगे। जैसे पहला एग्जांपल दे रखा है ax प्लस बी, हमें इसके शून्य क्या करने हैं, प्राप्त करने हैं। तो जब भी आपको किसी भी पॉलिनोमियल के जीरोस शून्य को फाइंड करने हो तो आप क्या करो, उस पॉलिनोमियल को पहले से जीरो के इक्वल पुट कर दो। जैसे पहला क्या एग्जांपल है, ax प्लस बी इज इक्वल टू जीरो, आप यहाँ पर पुट कर दो जीरो और x की वैल्यू निकाल लो, वही आपका शून्य हो जाएगा। अच्छा, एक तरीका तो ये है, एक और तरीका है, एक तरीका पुटिंग मेथड है, आप यहाँ पर कुछ भी पुट करते रहो, ऐसा भी हो सकता है। जैसे अगर मैं यहाँ x के इक्वल रखूं माइनस का बी अपॉन ए पुट करके देखना, यहाँ पर x के इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए पुट कर रहा हूं, तो यहाँ पर रख रहा हूं मैं a इंटू माइनस का b अपॉन ए प्लस बी। सही है,
इस ए से ए कट गया, क्या बचा माइनस का बी प्लस का बी, क्या हो गया कट गया 0। तो किस वैल्यू ने इस बहुपद को शून्य किया, ए एक्स बराबर माइनस का बी अपॉन ए, तो ये क्या हो जाएगा इसका शून्य हो जाएगा। सही बात है। अब आप पूछो कि आपने कहां से निकाल दिया, ये तो तुक्का भी है, हम इतनी देर कितनी देर सोचेंगे। तो देखो मैंने वही तो आपको बता रहा था, आप क्या करो, आप इसको पहले ही 0 के बराबर इक्वल पुट कर दो और फिर यहां से x की वैल्यू निकाल दो, आपको इतना तो आता है। ए एक्स इज इक्वल टू, इस b को उधर पहुंचा दो कैसे हो जाएगा माइनस का b, एक इसके साथ x के साथ किसमें गुणा में, तो x को उधर डिवाइड में पहुंचा दो तो x क्या हो जाएगा माइनस के b अपॉन a हो जाएगा। यही वैल्यू इसकी क्या होगी, ये वैल्यू पुट करोगे तो यहाँ पर क्या हो जाएगी 0 बन जाएगा ये पूरा ऊपर, तो ये क्या हो जाएगा इसका शून्यंक हो जाएगा, क्या हो जाएगा शून्यंक। समझ में आया। अब जैसे मैं इसके लिए कुछ वैल्यू निकालूं, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालते हैं चलो। अब हमें यहां देखनी है कि किन किन वैल्यू पे ये जो वो है आपका बहुपद है वो शून्य होगा, वही तो इसके शून्यक होंगे। तो एक काम करो, आपने गुणनखंड विधि से इसके फैक्टर करना तो सीखा था ना क्लास 9 में, फिर मैं आपको बताता हूँ कैसे करते हैं, फिर भी बता देता हूँ। देखिए आपके पास एक्स, अगर आपके पास कोई बहुपद है या फिर कोई ऐसी टर्म है अलजेब्रिक जिसमें ऐसे करके है एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग प्लस मतलब ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के हिसाब का आपके पास कोई अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, तो इसमें हम इसके गुणन कैसे करते थे, हम इस बीच वाले पद को कुछ इस प्रकार तोड़ते थे दो पदों में कि उन दोनों संख्याओं को गुणा करने से इसकी वैल्यू में फाइंड हो। मतलब तीन को कुछ ऐसे तोड़ो कि आप जो दो पदों में तोड़ रहे हो वो आपको दो दे दे गुणा करके। जैसे इसको मैं ले सकता हूं एक प्लस दो, लिख सकता हूं तीन को, और एक इंटू दो कितना होता है दो ही होता है, तो मैं इसको ऐसे लिख कर देख सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल एक्स स्क्वायर प्लस इस 3x को ऐसे लिख सकता हूँ मैं 2x प्लस एक्स। बताइए 3x को ऐसे तो लिख सकता हूँ 2x प्लस एक्स, एक्स प्लस एक्स मतलब 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा प्लस 2 इज इक्वल टू 0। मैंने पहले से इसको 0 के इक्वल पुट कर दिया। अच्छा आप इधर देखो, इधर भी x है इधर भी x है, तो मैं x कॉमन ले लूं तो क्या बच जाएगा, इधर x बचेगा प्लस 2, इधर 2 बच जाएगा। सिंपल, कोई दिक्कत ही नहीं है। यहाँ पर क्या कॉमन दिख रहा है, यहाँ पर आपको दिख रहा है 1, क्या दिख रहा है 1, तो यहाँ का बचेगा x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। तो अब आप इन दोनों में आपको क्या कॉमन दिख रहा है, आपको ये वाले ब्रैकेट कॉमन दिख रहे हैं, कौन से x प्लस 2, फिर क्या बच जाएगा आपका x और यहाँ प्लस का बनता है तो प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो आपके इसके फैक्टर क्या निकलेगा x प्लस 2 और x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। आप इन दोनों ब्रैकेट को सेपरेटली 0 के इक्वल रखिए, आपके शून्यंक निकल आएंगे। जब मैं x प्लस 2 को 0 के इक्वल रखूंगा तो आपकी x की वैल्यू आएगी माइनस के 2, और जब मैं इसको 0 के इक्वल रखूंगा तो आपकी वैल्यू आएगी x इज इक्वल टू माइनस का 1। मतलब इन दोनों ही वैल्यू पर इस बहुपद का मान शून्य होगा। आपको बिलीव नहीं हो रहा तो आप रख के देख सकते हो। जैसे यहाँ पर मैंने माइनस का 2 पुट किया, क्या किया माइनस का 1 कर लो, माइनस का 1 पुट किया तो यहाँ पर क्या आएगा माइनस के 1 का स्क्वायर 1, ठीक है, और माइनस का 1 इंटू 3 माइनस का 3 प्लस 2। अच्छा एक और दो तीन, और तीन में से तीन का 0, फिर भी 0 आ रहा है। समझ में आ रहा है। तो इन वैल्यू पे 0 आ रहा है तो यही क्या होंगे इसके शून्यंक। अच्छा आपने एक बात नोटिस की, जैसे एक बहुपद ये था ए एक्स प्लस बी, इसका शून्य कितना निकला 1, यहाँ पर क्या है एक्स स्क्वायर प्लस समथिंग है, मतलब यहाँ पर x की पावर कितनी थी मैक्सिमम 2, तो आपके बहुपद कितने निकल के आए वो शून्य कितने निकल के आए 2। यहाँ पर x की पावर कितनी थी 1, तो यहाँ पर शून्य कितने निकला 1। मतलब समझ रहे आप, जितनी ज्यादा x की पावर अगर n होगी, इसी बहुपद की पावर n है मान लो, मतलब x की मैक्सिमम पावर n है, तो उसके जीरोस भी कितने होंगे, शून्यंक कितने होंगे, उसके शून्यंक भी n ही होंगे। ठीक है समझ में आ रहा है, ये ऑब्जर्वेशन है इसकी। अच्छा एक और चीज होती है, यहां पर हम एक और चीज पढ़ेंगे वो है शून्यांक की सत्ता। क्या शून्यांक की सत्ता, ये भी आपका एक टॉपिक है इसी के अंदर, शून्यांक की सत्ता। कि शून्यांक की सत्ता है क्या, अब मैं आपको बताऊं। देखिए एक
हर एक बहुपद की एक क्या है, उसकी एक स्पेसिफाई एक रूप है उसका। मैं आपको वो बता रहा हूं, फिर मैं आगे बढ़ूंगा, पहले उस स्पेसिफाई रूप को बता दूं। जैसे देखिए, मैंने आपको तीन बहुपद बता दिए थे, एक रेखीय बहुपद, एक द्विघात बहुपद और एक त्रिघात बहुपद। तो देखिए होता क्या है, इन सब के स्टैंडर्ड फॉर्म है। जैसे कोई रेखीय बहुपद है, क्या रेखीय बहुपद, तो रेखीय बहुपद हमेशा कुछ इस प्रकार का होगा। कैसा, इसका एक स्टैंडर्ड रूप है ए एक्स प्लस बी, कुछ इस प्रकार का होगा आपका रेखिक बहुपद हमेशा, जहां पर ए और बी की वैल्यू कुछ ना कुछ हो सकती है। समझ में आ रहा है? ये स्टैंडर्ड फॉर्म है किसकी, रेखिक बहुपद की। अच्छा, जैसे एग्जांपल लिख सकते हैं आप, जैसे 2x प्लस 1। अब यहाँ पर देख लिया बी की वैल्यू वन होगी और ए की वैल्यू 2 होगी, तो ये क्या होगा, एक रेखिक बहुपद है। तो इस हमेशा जनरल टर्म में ऐसे लिख देते हैं एक रेखिक बहुपद को, स्टैंडर्ड फॉर्म है इसकी। अच्छा, एक होता है द्विघात बहुपद। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म इस प्रकार की है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। एग्जाम्पल, जैसे 2x स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 3। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ए की वैल्यू कितनी है, ए होता क्या है, देखिए यहाँ पर ए होता है एक्स स्क्वायर को गुणांक, ये गुणांक मतलब जो एक्स स्क्वायर के बगल में बैठा है वो। तो यहाँ पर ए कितना है, 2। यहाँ पर बी कितना है, बी होता क्या है, जो एक्स का गुणांक होता है वो बी होता है। यहाँ पर एक्स गुणांक क्या है, 1, तो बी की वैल्यू कितनी है, 1, और सी की वैल्यू कितनी है, 3। तो ऐसे वैल्यू चेंज हो सकती है, लेकिन स्टैंडर्ड फॉर्म इस प्रकार की होती है, ये स्टैंडर्ड फॉर्म होती है। ठीक है। अच्छा, एक और एग्जांपल रह गया आपका, क्या त्रिघात बहुपद, क्या उसकी भी लिखा दो, त्रिघात बहुपद, बहुपद। अच्छा, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होगी, इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म कुछ इस प्रकार की होती है, ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी। इसकी जो स्टैंडर्ड फॉर्म है इस प्रकार की होती है। फॉर एग्जाम्पल, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ऐसा। अच्छा, इसका एक एग्जांपल लें, इसका एग्जांपल क्या होगा, ए एक्स स्क्वायर मतलब ए एक्स क्यूब, तो हमेशा एक्स क्यूब आना चाहिए इसमें, तो हम ऐसे लिख सकते हैं। एक एग्जांपल इसका ये हो जाएगा, 3x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 9, ये इसका एक एग्जांपल हो जाएगा। यहाँ पर ए की वैल्यू 3 है, बी की वैल्यू 4 है, सी की वैल्यू 2 है और डी की वैल्यू 9 है। तो ये इनके स्टैंडर्ड फॉर्म होते हैं, ये आपको पता होने चाहिए। ठीक है, इनसे ही कुछ ना कुछ वैल्यू निकलती है। ठीक है। अच्छा, अब मैं आपको बताता हूँ शून्याङ्क की सत्ता की जांच। मैं आपको बता रहा था यही ना। अच्छा, जांच होती क्या है, देखिए हमेशा कुछ फिक्स वैल्यू में आपके शून्याङ्क निकलते हैं। जैसे कुछ इस प्रकार का एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन है, मतलब ए एक्स प्लस बी, तो हमेशा इसके शून्याङ्क होंगे एक्स बराबर माइनस के बी अपॉन ए। आपको निकालने की जरूरत नहीं, आप सीधे ऐसे पुट कर सकते हो, ए और बी की वैल्यू आपको निकल जाएगा। ऐसे क्या होता है, ऐसे ही द्विघात बहुपद की एक खासियत है। क्या खासियत है, माना, क्या माना, माना इसके जो शून्याङ्क है, क्या शून्याङ्क। अच्छा, मैंने आपको ये तो बता दिया, जो बहुपद की घात होगी उतने शून्याङ्क मिलेंगे। इसकी घात कितनी है, 2, द्विघाती बहुपद है, द्विघाती बहुपद है, उसके शून्याङ्क कितने होंगे, 2। रेखिक बहुपद है, उसके शून्याङ्क कितने होंगे, त्रिघाती है तो उसके शून्याङ्क कितने होंगे, 3। तो माना शून्याङ्क, इस वाले बहुपद के शून्याङ्क है आपके अल्फा प्लस बीटा, सॉरी यार, अल्फा और बीटा, ये दो बहुपद है। आप ए बी सी मानने को दिक्कत नहीं है, अल्फा और बीटा ये दो बहुपद, दो शून्याङ्क है। ये क्या शून्याङ्क है, मतलब इन दोनों को जब पुट करेंगे सेपरेटली तो ये इस बहुपद की वैल्यू 0 आएगी, यही तो शून्याङ्क का मतलब था। तो होता क्या है,
इस प्रकार के बहुपद के लिए शून्यक अल्फा और बीटा में एक संबंध होता है। क्या होता है? मतलब अल्फा प्लस बीटा, मतलब दोनों शून्यकों का योग बराबर होगा हमेशा माइनस के बी अपॉन ए के। हमेशा ही होता है। जैसे बी क्या है एक्स का गुणांक, तो यहां पर माइनस लगा दो तो माइनस का बी अपॉन ए एक्स गुणांक। इसकी वैल्यू हमेशा इसकी वैल्यू के इक्वल आएगी, मतलब अल्फा प्लस बीटा कर दो, दोनों शून्यकों को जोड़ दो, वो हमेशा माइनस का बी अपन ए के इक्वल ही आएगा। अच्छा, एक और चीज होती है अल्फा इंटू बीटा, मतलब शून्यकों का गुणनफल हमेशा आता है सी अपॉन ए के। किसके इक्वल आता है? सी अपॉन ए के। आप करके भी देख सकते हैं। आप एक इक्वेशन लीजिए जिसमें आप ये करके देखिए। अब आपको वो क्वेश्चन में कहेगा सत्यता की जांच कीजिए, तो आप पहले शून्यक निकाल लेंगे, फिर आपको सत्यता की जांच करनी पड़ेगी। अब आप पूछोगे सत्यता की जांच कैसे करेंगे? आपको ये चीज उन्हें करके दिखानी पड़ेगी। मतलब आपके जो दो शून्यक लिख लेंगे उनका योग माइनस के बी अपॉन ए के बराबर आ रहा है कि नहीं, आपको ये चीज करके दिखानी पड़ेगी। समझ में आया? तो ये होती है इसकी सत्यता की जांच, और ये संबंध भी होता है। ठीक है, याद रख लेना, ये काम आएगा आगे। अब हम इसी के ऊपर एक क्वेश्चन करेंगे। अब हम जो सत्यता की जांच वाला क्वेश्चन है उसको ही ट्राई करेंगे, पहले उसको ही करेंगे। देखिए, एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 एक बहुपद है कि शून्य ज्ञात करो। पहला काम क्या करना है, इसमें शून्य ज्ञात करनी है, मतलब x की वह मान ज्ञात करनी है जिसके लिए इस पूरे बहुपद की वैल्यू क्या हो जाए 0, तथा शून्यांकों व गुणांकों के मध्य संबंध स्थापित कीजिए। अब ये शून्यांक और गुणांकों के मध्य स्थापित क्या करना है? संबंध। वही कुछ नहीं, क्या मैंने आपको बताया था ना, अभी अल्फा प्लस बीटा बराबर चाहिए माइनस का बी अपॉन ए के, एंड अल्फा इंटू बीटा बराबर आना चाहिए सी अपॉन ए के। ठीक है, अभी इसको देखते हैं। पहले इसके शून्यांक ज्ञात करने हैं, शून्य ज्ञात करो। किसके शून्य ज्ञात करने? एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 इज इक्वल टू, इसके ही तो शून्य ज्ञात करने, तो इसको 0 के इक्वल रख दो। अब आपने गुणनखंड करना तो सीखे, इस 7 को ऐसे तोड़ दो कि गुणा करने पर 10 आ जाए। सही बात है? अच्छा, तो एक्स स्क्वायर प्लस 7x को मैं ऐसे लिख सकता हूं 5x प्लस 2x। सही है, 5x प्लस 2x 7x होता है, और 5 दूनी 10 होता है। तो ये हमारा अब कॉमन लेने में आसानी होगी। यहाँ एक्स स्क्वायर है, यहाँ एक्स है, एक्स तो कॉमन दिख रहा है तो एक्स कॉमन ले लो। तो यहाँ क्या बचेगा? एक्स प्लस यहां से एक्स जब कॉमन ले लिए तो यहाँ बच जाएगा 5। अब आप इधर देखिए 2x प्लस 10 में आपको क्या कॉमन दिख रहा है? यहाँ पर प्लस का 2 कॉमन दिख रहा है। क्या? प्लस का 2। जब यहां से प्लस का 2 कॉमन ले लिया तो यहाँ क्या बचेगा? x प्लस यहां से जब 2 कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 5 इज इक्वल टू 0। हमेशा ये दोनों ब्रैकेट कॉमन आनी चाहिए, सेम आनी चाहिए। x प्लस 5 यहाँ भी है, x प्लस 5 यहाँ भी, तो मैं कॉमन ले लूं x प्लस 5, तो क्या बच जाएगा? x प्लस 2। ये दो ब्रैकेट आ गए हमारे पास। आप इसको एक एक करके 0 के इक्वल रखो। जब आप इसको 0 के इक्वल रखेंगे x प्लस 5 इज इक्वल टू 0, तब आपकी x की वैल्यू निकल आएगी माइनस के 5। कितनी? माइनस के 5। आप जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे तो आपकी वैल्यू निकल आएगी x इज इक्वल टू माइनस के 2। तो दो वैल्यू निकली है, x इज इक्वल टू माइनस के 5 और x इज इक्वल टू माइनस 2। मैंने आपको बताया भी है कि यार बहुपद की अधिकतम का 2 है, तो ज्यादातर नहीं, लगभग 100% दो ही शून्य लिखने हैं। तो क्या याद करने थे? शून्य तो हमने निकाल दिए, लेकिन हमें शून्यांकों तथा गुणांकों के मध्य संबंध जो है उसकी सत्यता की जांच भी करनी है। अब ये है क्या? देखिए, ये क्या है? एक द्विघाती बहुपद है, और द्विघाती बहुपद की स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होती है? ए एक्स स्क्वायर अभी बताया था प्लस बी एक्स प्लस सी, यही तो होती है। अब आप देखिए यहाँ पर a की वैल्यू क्या है? a होता क्या है? एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है। ये कह रहा है ना गुणांक, गुणांक चर के जो बगल में बैठा व्यक्ति है वही है गुणांक। जैसे एक्स स्क्वायर है, इसके बगल में यहाँ कोई नहीं तो एक है, तो a की वैल्यू यहाँ पर कितनी दे रखी है? 1 कॉमा b। अब देखिए b क्या होता है? b होता है x का गुणांक, तो x के बगल में कौन है? 7, तो b की वैल्यू कितनी है? 7। अच्छा, जो केवल नंबर होता है वो होता है c, तो c की वैल्यू यहाँ पर कितनी आएगी? 10। तो हमें ए बी सी की वैल्यू पता है। आपको बस ये दिखाना है कि अल्फा प्लस बीटा जो आपके दो शून्यंक निकले उन दोनों का योग वो बराबर आएगा माइनस के बी अपॉन ए के। यही तो जांच करनी है। मैं आपको दोबारा लिख दे रहा हूं, यहां पर आप लिख सकते हो। आपको इसको कैसे करना है, यहां लिख देना सत्यता की जांच।
ठीक है। सत्यता की जांच क्या है? गुण, हाँ ये आपके शून्यंक निकले तो आप पहले आपको क्या लेना, शून्यंकों का योगफल बराबर आना चाहिए हमेशा माइनस के बी अपॉन ए के। तो आप दोनों वैल्यू पुट करो, LHS इक्वल टू RS आना चाहिए, ठीक है। तो शून्यंकों का योगफल, शून्यंक है क्या, माइनस के 5 और माइनस का 2, इनको जोड़ दो तो माइनस का 5 और माइनस का 2, ठीक है। तो -5 और -2 कितना हो जाएगा, माइनस का 7 इज इक्वल टू माइनस का बी अपॉन ए, बी की वैल्यू कितनी है 7, तो बी की वैल्यू कितनी होगी 7 अपॉन ए की वैल्यू कितनी है 1, 7 में 1 से डिवाइड देंगे तो कितना आएगा आपका 7 ही आएगा। तो आपका LHS इक्वल टू RH आ गया, मतलब शून्यंक को योगफल माइनस की बी अपॉन ए के इक्वल आ गया, मतलब ये क्या है आपकी बात, ये प्रूफ हो गया, समझ में आया, ये होगी सत्यता की जांच। ये तो हो गया योगफल वाला, यही तो होता है, वो कह रहा है संबंध गुणांकों और शून्यंकों के बीच जो संबंध है उसको स्थापित करके सत्य कीजिए, तो ये होते हैं गुणांक और इधर होते हैं शून्यंक, इन दोनों के बीच यही तो संबंध है कि अल्फा प्लस बीटा बराबर होता है माइनस की बी अपॉन ए के, जो आ गया तो ये जांच होगी। एक और होता है अल्फा इंटू बीटा, ये बराबर आना चाहिए सी अपॉन ए के। अब अल्फा इंटू बीटा, अल्फा क्या है आपका, मतलब ये दोनों जो शून्यंक है माइनस का 5 इंटू माइनस का 2, तो -5 मल्टीप्लाई -2 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। अब सी की वैल्यू कितनी है, सी अपॉन ए, सी की वैल्यू कितनी है 10 बट्टा ए की वैल्यू कितनी है 1, तो एक अब डिवाइड में एक 2 या ना लिखो फिर भी 10 ही आना है, ठीक है, तो मैं भाग दे दिया 10 ही आएगा, माइनस इंटू माइनस प्लस, 5 दूनी 10 तो 10 आ जाएगा, 10 बराबर 10, LHS इक्वल टू RHS आ गया, तो ये होगी आपकी सत्यता की जैसा। आपको बस इतना करके दिखाना है, आपको नंबर मिल जाएंगे। आई होप आप सभी को ये चीज समझ में आई हुई। पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब तक हमने क्या क्या पढ़ लिया, एक बार मैं दोबारा बता देता हूं। हमने सबसे पहले पढ़ा चर अचर, फिर हमने देखा कि पद क्या है, फिर हमने देखा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन क्या है, फिर हमने देखा बहुपद क्या है, बहुपद के शून्यंक, बहुपद की घात, और फिर शून्यंक व गुणांकों के मध्य संबंध। ये जो एबीसी होते हैं यही तो गुणांक होते हैं। ये क्या है, ये चर के बगल में बैठे वाले व्यक्ति हैं। जैसे यहाँ भी एक चर है, आपको दिखाई नहीं दे रहा, यहाँ सी के बगल में भी एक चर है, कौन सा चर बैठा है आप बताइए। अगर मैं यहाँ x की पावर 0 लिख दूं तो कोई परेशानी नहीं, क्योंकि किसी की पावर कितनी होती है 0, किसी की पावर वो कितनी होती है 1, तो यहाँ वो सी एक्स की पावर 0 लिख सकते हैं, सही है। तो ये भी क्या है, x की पावर के बगल में बैठा व्यक्ति, ये भी एक गुणांक है, ठीक है। आई होप आपको यहां तक सारी चीजें समझ में आई होंगी। हमने अपना बहुत ज्यादा जो पोर्शन है इस चैप्टर का कवर कर लिया है। अब हम इस चैप्टर को अगले लेक्चर में फिनिश कर देंगे, सारे क्वेश्चन करके एनसीईआरटी के, जिससे आपकी प्रैक्टिस अच्छी हो जाए और आप बोर्ड में इस चैप्टर से जो भी क्वेश्चन है उनको कर सकें। तब तक के लिए व्यस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और पढ़ाई में जरूर व्यस्त रहिए। सवालों को जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करेंगे आप, आपके लिए ही फायदेमंद रहेगा। तब तक के लिए जय हिंद।